है वो 44 ग्राम पर मोल होता है। तो इसमें कार्बन जो है वो 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन जो है ये 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंबाइन होती है। और ये जो मास बनाती है टोटल हमारे पास वो होता है 44 ग्राम पर मोल कह देते हैं, चलें इसे अब, ठीक है। ये हमारे पास जो 44 ग्राम पर मोल वाला मास है ये हमारे पास 1 मोल गैस का मास है, 1 मोल गैस का मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो इसका मोलर वॉल्यूम होगा वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो हमारे पास आ गया। इसको अब यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो डाटा है ये आ गया। इसमें 12 ग्राम जो है कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और ये बनाएगी हमारे पास 44 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका मास आ गया और मोल के लिहाज से ये हमारे पास इतने जो है इसका वॉल्यूम होगा। और इसमें जो एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे हमारे पास एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल Na के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। ये जो इसका डाटा है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये मिलके इनका जो मास बनेगा वो 44 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। और ये एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। Na मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है भाई। अब देखें, जो शॉर्टकट वाली बात आपको आनी चाहिए वो ये है कि यहाँ कार्बन की मिकदार थी 12 ग्राम। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 6 ग्राम कार्बन है तो वो 6 ग्राम हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो 6 ग्राम जो कार्बन है उससे हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम बनेगा ये, क्योंकि हाफ हो गई कार्बन की मिकदार, तो ये ऑक्सीजन जो है कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये ऑक्सीजन की मिकदार भी आधी हो जाएगी हमारे पास। ये 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। और यहाँ पे हम अगर गौर करें तो वॉल्यूम जो मास बनेगा वो भी आधा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें हाफ होती जा रही हैं। तो जो मास बनेगा दैट विल बी 22 ग्राम, ठीक है। इसी तरह मोल के लिहाज से देखेंगे ना तो मोल भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। और इसी तरह से अब यहाँ पे अगर मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, 11.207 हमारे पास ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, तो अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी 3 ग्राम 3 ग्राम अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो इससे हमारे पास जो बनने वाले नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के कार्बन डाइऑक्साइड के वो कितने होंगे और इसका जो मोलर वॉल्यूम है वो कितना होगा, ठीक है। तो और इसके साथ एडिशनली आपने मुझे यहाँ बताना है कि इसके जो मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना होगा। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 ग्राम कार्बन से मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। और साथ में हम इसमें बताएंगे कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होगी इसको बनाने में ऑक्सीजन का कितना मास इस्तेमाल होगा। इसके लिए हम यहाँ देखते हैं 3 ग्राम जो है हमारे पास ये 6 का क्या हो गया हमारे पास हाफ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारे पास मास बनेगा वो इसका हाफ बनेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास बनेगा वो बनेगा 11 ग्राम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो बनेगा वो 11 ग्राम है, यानी कि ये मास जो बनेगा यहाँ पे दैट विल बी 11 ग्राम्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लें तो नंबर ऑफ मोल्स इसके हाफ हो जाएंगे। तो हाफ मोल बनते हैं हमारे पास यहाँ पे 0.25 का जो हाफ बनेगा वो बनेगा 0.25 मोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो ये वाली चीज़ भी हमें पता चल गई। इसका जो मोलर वॉल्यूम निकालना है, अब मोलर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका हाफ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, वो मोलर वॉल्यूम भी निकल आएगा इस स्टेज के ऊपर 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अच्छा, 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी ये 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। तो इस 16 का भी हाफ करें हमारे पास तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 8 ग्राम,
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन, हम देखें काउंट करें, 3 + 8 11 ग्राम बन रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे यहाँ से आने वाले MCQs को सॉल्व करना है। ऐसे तकरीबन सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं और उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज का अगला टॉपिक हमारा है स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री में सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो ये दो वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, स्टीशियो और मेट्री। स्टीशियो का मतलब होता है हमारे पास एलिमेंट्स, ठीक है, स्टीशियो मीन्स एलिमेंट्स, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो यानी कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट होती है, और इसको अगर बाय डेफिनेशन हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रही है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हवाले से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रही है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, तो इसको हम देखते हैं क्वांटिटेटिव। तो यानी क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी से निकला हुआ है, तो क्वांटिटी हमारे पास जो है इसका मतलब होता है हमारे पास अमाउंट। अब अमाउंट को हम 3 तरह से देख सकते हैं जी। तो क्वांटिटी हमारे पास मास ग्राम में हो सकती है, यानी कि मोल में हो सकती है, और वॉल्यूम में हो सकती है। मास ग्राम में, मोल में, और वॉल्यूम में जो है वो क्वांटिटी का हम यहाँ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में मास, मोल और वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मेन बात हमने करनी है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अच्छा, इक्वेशन के हवाले से जब हम बात करेंगे इक्वेशन की, तो इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है केमिकल इक्वेशन और एक होती है न्यूक्लियर इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, या रिएक्टेंट्स जो हैं उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। तो इस तरह की जो केमिकल चेंज आ रहा होता है उसको केमिकल इक्वेशन जो है वो एक्सप्लेन कर रही होती है। जबकि जब हम न्यूक्लियर इक्वेशन की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर इक्वेशन जो है ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करती है। मतलब ये पेरेंट्स न्यूक्लियस से डॉटर जो न्यूक्लाई बन रहे होते हैं उनके हवाले से इसको एक्सप्लेन कर रही होती है। यानी न्यूक्लियस की तोड़ फोड़ से जो है नए एटम्स बन रहे होते हैं उनको एक्सप्लेन कर रही होती है, वो न्यूक्लियर इक्वेशन कहलाती है। बहरहाल हमने यहाँ पे बात करनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन है H2 और O2। H2 और O2 आपस में कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं हमारे पास वाटर H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास H2O बना रहा है, तो क्या ये इक्वेशन एक्सप्लेन करेगी स्टीशियोमेट्री को? तो आपका आंसर होगा नो। वाई? बिकॉज दिस इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिंपली मैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे, ये जो रेक्टेंट्स हैं हमारे पास, ये लेफ्ट साइड पे क्या है, रेक्ट। अच्छा, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है और राइट साइड पे भी 2 ही हाइड्रोजन है। लेकिन ऑक्सीजन को देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और राइट साइड पे हमारे पास ओनली 1 ऑक्सीजन है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के साथ 2 लगा देते हैं, और इसी तरह से हम वाटर के साथ भी 2 लगा देते हैं। जब वाटर के साथ 2 लगा देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, और इस इक्वेशन के हिसाब से अब हम आगे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो अब क्या हमारी ऊपर वाली बात पूरी हो गई है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वाली। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास जो वाटर है, फ़र्ज़ कर लें वाटर मेरे पास 20 ग्राम, ठीक है। मुझे ये 20 ग्राम वाटर चाहिए, आई नीड 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वाली बात पूरी करने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर मेरे पास ये 20 ग्राम वाटर है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मास की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी ग्राम का जिक्र आएगा वहाँ पे हम मास की बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर 20 ग्राम वाटर चाहिए तो उसके लिए रिएक्टेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए होगा, ठीक है। अगर हम मास के वाले से बात करेंगे तो ये रिलेशन कहलाएगा मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मुझे 20 ग्राम वाटर चाहिए,
तो मुझे यहाँ पे कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कराने पड़ेंगे, तो हमारे पास 20 ग्राम वाटर बनेगा। तो इसको कहेंगे मोल मास रिलेशनशिप। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 20 ग्राम वाटर बनाने के लिए, तो इस रिलेशन को कहेंगे वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। रिएक्टेंट का वॉल्यूम हो गया और प्रोडक्ट का क्या हो गया, मास हो गया, तो इसको कहेंगे वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। तो सेम इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर मुझे चाहिए, तो इसके लिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, तो इसको कहेंगे मोल मोल रिलेशनशिप। तो ये यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, स्टिशियोमेट्री इस तरह के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रही है। चलिए अब हम इसके assumptions की बात करते हैं। स्टिशियोमेट्रिक assumptions जो होती हैं ये हमारे पास क्या है, तो सबसे पहली assumption हमारे पास है ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और दूसरी हमारे पास assumption है नो साइड रिएक्शन ऑकर्स। स्टिशियोमेट्री यहाँ पे दो लॉज को ओबे कर रही है। तो एक हमारे पास हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो ये इन दो लॉज को जो है वो ओबे करेगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना यहाँ पे एजम्पशन के लिहाज से, तो ये जो पहला एजम्पशन हमारे पास लिखा हुआ है कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो इसकी एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो हम रिएक्शन लिखते हैं पहले। जिस रिएक्शन को देखते हैं हम कहते हैं कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो स्टोइचियोमेट्री के मुताबिक अगर हम देखें ना, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इसमें कोई भी साइड चेन रिएक्शन नहीं होगा और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा होता है कि ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है, यानी कि बहुत थोड़ा सा ही सही, लेकिन यहाँ पे साइड रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। और बाज़ का ये होता है कि तमाम रिएक्टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन हमें यहाँ पे जो स्टिशियोमेट्री है उसके मुताबिक ये दोनों बातें फ़र्ज़ करनी पड़ती हैं, एज्यूम करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये अजम्पशंस हैं, मफरूज़ा है, तो हमें ये फ़र्ज़ करना पड़ता है कि तमाम रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं एक और नई चीज़ की। यहाँ पे स्टिशियोमेट्री की तो आपको समझ आ गई है, तो अब हम चलते हैं स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट की तरफ। ये एक ऐसी चीज़ है इसके बगैर हम अगले टॉपिक पे नहीं जा सकते, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो। हम पहले बात करेंगे स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट क्या होती है। अमाउंट के हवाले से आपने यहाँ पे याद रखना है, स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या यूँ कह लें वो अमाउंट है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो कर रही होती है, उसको हम स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जो हमारी ऊपर इक्वेशन लिखी है कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, तो इसमें आप ये देखें कार्बन हमारे पास कितने मोल है, मोल के लिहाज से देखें तो कार्बन यहाँ पे क्या है 1 मोल है। ठीक है। यहाँ पे हम कह देते हैं कार्बन के अमाउंट हमारे पास क्या है 1 है, कार्बन के साथ 1 लिखा हुआ है, तो मोलर अमाउंट के लिहाज से कार्बन क्या हो गई 1 मोल। ऑक्सीजन के लिहाज से देखें तो ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या हो गई यहाँ पे 1 मोल हो गई। ठीक है। और ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ये कितने मोल बन रही है, ये 1 मोल बन रही है। ठीक है। अब हमने क्योंकि क्वांटिटी को देखना है, तो क्वांटिटी के लिहाज से अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्बन जो है हमारे पास जी, तो कार्बन की अमाउंट हमारे पास यहाँ पे है 12 ग्राम इस इक्वेशन के। अच्छा, तो कार्बन की मिकदार हमारे पास यहाँ पे 12 ग्राम है, ऑक्सीजन की मिकदार हमारे पास यहाँ पे 32 ग्राम है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको हाफ कर दें, मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास ये 6 ग्राम कार्बन है और इसको भी हाफ कर दें, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हम कह दें यहाँ पे हमारे पास है 16 ग्राम है। तो क्या ये स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट होगी, इज़ 6 ग्राम कार्बन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्या ये भी हमारे पास स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट है? तो इसका आंसर है यस, ये भी हमारे पास स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट है। रीज़न क्या है कि आपने बिल्कुल हाफ किया ना, कार्बन का 6 ग्राम कर दिया, तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ये 32 ग्राम होगी, तो ये भी हमारे पास 32 से 16 ग्राम होगी, तो ये भी हमारे पास स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं। फिर अगर हम इसको करते हैं 3 ग्राम, यानी कार्बन को हम कर देते हैं 3 ग्राम, ऑक्सीजन का हाफ कर दें हमारे पास, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन कर देते हैं 8 ग्राम। ठीक है, 16 का हाफ हो गया 8 ग्राम। तो क्या ये भी स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट है? तो आंसर अच्छा जी, अब हम अगले एग्जांपल से आगाज़ करते हैं। हमारे पास ये 2H2 + O2 टू वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं 2H2O।
तो इस एग्जांपल के यहाँ पर हम मोल के लिहाज से देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है और वाटर जो बन रहा है वो हमारे पास ये 2 मोल है। ठीक है। अगर हम मास के लिहाज से देखें यहाँ तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है और वाटर जो है वो हमारे पास 36 ग्राम है। अच्छा, तो अगर हम इसका हाफ करें यानी कि हाइड्रोजन जो है वो हम 2 ग्राम कर देते हैं। हाइड्रोजन अगर हम 2 ग्राम कर लें और ये जो ऑक्सीजन है ये 632 के बजाय हम 16 ग्राम कर दें। ठीक है। तो ये भी स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स होंगी, क्योंकि ये जो पहले वाली हमारे पास अमाउंट्स आई थी ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली है और उनका हमने एग्जैक्ट हाफ कर लिया है। ठीक है। इसी तरह से अगर इसका मज़ीद हाफ करूँ मैं 2 के बजाय यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन रख देते हैं और 8 ग्राम यानी 16 का क्या हो जाएगा हाफ, 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये जो हमारे पास आएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन, ये भी हमारे पास स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट कहलाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो रिलेशन है आप मोल में ले लें, इसमें मास में ले लें, या फिर अगर ये दोनों गैसेस हैं तो आप ये जो रिलेशन है ये वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, यानी ये हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो इस लिहाज से हम ये देखें तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है देखिए, हाइड्रोजन जो है हमारे पास ये 2 मोल है। तो 2 मोल का मतलब ये हो गया हमारे पास 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 होता है। तो इसका डबल कर लें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम आता है हमारे पास 44.828 डेसीमीटर क्यूब। 44.828 22.414 का डबल कर लेना, 2 मोल है तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 44.828 डेसीमीटर क्यूब। जबकि जो ऑक्सीजन आएगी हमारे पास, ऑक्सीजन क्योंकि 1 मोल है तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो दोनों हमारे पास वॉल्यूम्स आ गए हैं, ये क्या ये स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट है? तो आपका आंसर होगा यस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही वॉल्यूम निकाला है ना हमने, तो ये हमारे पास क्या है, स्टिशियोमेट्रिक है। अब इसका हाफ कर लें, इसका हाफ क्या बनेगा हमारे पास 22.414। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। तो क्या ये हो गया, और इसी तरह से इसका हाफ करें तो ये 207। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। तो ये इसका हाफ हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन का हाफ किया हुआ है। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम नेक्स्ट आगे चलेंगे यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ पे स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट के बाद एप्लीकेशंस की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ स्टिशियोमेट्रिक, जिनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है पहली एप्लीकेशन। ठीक है। और जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है हमारे पास यील्ड। तो हम जो अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे वो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से करेंगे।